आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3H का सवाल संख्या 8 बताने वाला हूं, जो दिया है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। कुछ धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुल धनराशि और किसानों की संख्या मान लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मान लिया है कि कुल धनराशि x रुपये तथा किसानों की संख्या y। ठीक है, तब प्रत्येक किसान को प्राप्त बराबर धनराशि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल धन है x उसको कुल किसानों की संख्या y से भाग कर देंगे, तो हमको बराबर बराबर जितने भी किसान होंगे उनको बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा फर्स्ट शर्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शर्त में हमको क्या दिया है कि यदि किसानों की संख्या कम होती तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। कहने का मतलब ये है अभी जो रुपए मिल रहे हैं वो x/y मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर किसान 2 कम हो जाएंगे तो इसी में 50 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि प्रत्येक को x/y प्लस 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि धन तो हमारा x ही रहेगा और किसान हमारे y थे तो उसमें से 2 किसान कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहले हमारी धनराशि थी x/y। ठीक है, तो ये भी आपकी धनराशि होगी, लेकिन धनराशि अब ये प्राप्त होगी, लेकिन जो होगी वो 50 अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 50 आप इधर कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले से जो होगी वो 50 रुपये क्या मिलेगी, अधिक धनराशि मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जरा क्या करते हैं हम कि जो x/y इसकी साइड चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा कि x/y - 2 और -x/y बराबर 50। ठीक है, इससे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जरा हम सेकंड शर्त की बात करते हैं। तो सेकंड शर्त में कहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। ठीक है, तो अभी मिल रहे थे x/y, अब क्या मिलेंगे x/y - 30 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस बात को भी लिखे लेता हूँ। ठीक है, जिसको सेकंड शर्त में लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड शर्त। ठीक है, तो देखिए x हमारी धनराशि होगी और किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो धन मिल रहा था x/y उसमें क्या होंगे 30 रुपये कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा 30 माइनस का है, इसको प्लस करने के लिए हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उस पार भेज देंगे। ठीक है, तो आपका जो 30 होगा वो हमारा प्लस का हो जाएगा और बराबर में x/y, और ये जो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा x/y + 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा घुमा के भी लिख सकते हैं कि x/y - x/y + 2 और बराबर 30। तो ठीक है, हमने केवल घुमा के रख दिया, कोई भी साइड चेंज नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप x/y और x/y दोनों को समीकरण दोनों को जोड़ने पर ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 व 2 को दोनों को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारा x/y से x/y खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको बचेगा कि x/y - 2 और ये वाला माइनस में हो जाएगा x/y + 2 और बराबर 50 और 30 आपके 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमको 1/y - 2 बचेगा और माइनस यहाँ से आपको 1/y + 2 बचेगा और बराबर आपके 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए अब हम क्या करते हैं कि इनका लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा। ठीक है, तो देखिए x तो हमारा रहना ही रहना है और जब लासा लेंगे तो हमको y - 2 और y + 2 लासा आएगा। ठीक है, तो देखिए y - 2 से y - 2 खत्म हो जाएगा तो सीधा सीधा y + 1 की गुणा हो जाएगी 1 में, तो आपको मिलेगा y + 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से y - 2 की गुणा होगी इस 1 में, और ये माइनस की वजह से ये जो y होगा वो तो माइनस का हो जाएगा और ये -2 आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आपके
80, ठीक है। तो देखिए यहाँ से y आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से आपको बचेगा कि x 2 और 2 आपके 4 हो जाएंगे गुणा में, ठीक है। और बटे में देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका y² और 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका 80 के बटे में क्या कर देंगे 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 दूनी 8 यानी कि 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का, ठीक है। तो देखिए आपको मिलेगा 20 और ये आपके गुणा में पहुँचेगा जाके y² - 4, ठीक है। और इससे हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। और इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने से पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण थी वो आपकी थी कि x बटे y - 2, ठीक है, और आपका था माइनस में x बटे y और बराबर आपके 50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, जिससे आपको 1 बटा y - 2 और माइनस 1 बटे y बराबर आपके 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए x और यहाँ पर जो लासा होगा वो हमारा y, वो y - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो y है y से गुणा हो जाएगी, इस वाले 1 में तो y कम y -1 की गुणा हो जाएगी इस y - 2 में, तो y माइनस का हो जाएगा, 2 आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आपके 50 होंगे, ठीक है। तो y से y खत्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा x गुणा 2, ठीक है, और बटे में आपका y से गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा y² - 2y, ठीक है, और बराबर आपके 50। तो आप जानते हैं कि 25 दूनी 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको x का मान मिलेगा 25 y² - 2y, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी समीकरण 3 थी वो भी x है और ये भी आपकी x है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आसानी से x का मान लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान, ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ पर। तो समीकरण 3 आपकी थी कि 20 y² - 4y और बराबर में 25 y² - 2y, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। तो बाकी आपका यहाँ से 4 बचा है तो इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4y² और -4 चौक 16 बराबर 5 से गुणा करेंगे तो आपका 5y² और माइनस के आपके 5 दूनी 10y हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, इस वाले पदों को बराबर उस ओर ले जाएंगे तो इस पर हमारा 0 रह जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा 5y² और ये माइनस का आपको हो जाएगा 4y², ठीक है, माइनस के आपके 10y और ये प्लस का आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या होगा कि 5y यहाँ पे घटाना हो जाएगा, 5y² में जब 4y जाएगा तो केवल आपको y² बचेगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 10y और ये प्लस का आपका 16 हो जाएगा और बराबर आपका 0। तो ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड आपका होगा कि 8 दूनी 16, तो 8 + 2 गुणा करेंगे तो 16 आएगा, जोड़ेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है, बराबर आपका 0, ठीक है। तो y जब माइनस से गुणा करेंगे और इधर y से गुणा करेंगे तो माइनस का 8y और माइनस के आपके 2y और प्लस आपका 16 बराबर आपके 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका y कामन ले लेंगे तो आपको यहाँ से y - 8 मिलेगा और यहाँ से माइनस के 2 कामन ले लेंगे जिससे आपको y - 8 ही मिल जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y - 8 और यहाँ से बेटा y और यहाँ से माइनस के 2, ठीक है, बराबर आपका 0। दोनों के साथ जब 0 हो गया आप तो देखिए y - 8 बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर आपके 8 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए y - 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको y बराबर 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान आपका 2 आ चुका है।
तो देखिए यहाँ पर बात ये कर लेते हैं इसमें मान कौन सा मान्य होगा। तो यहाँ पर y बराबर 8 मान्य होगा, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 2 कम की और 2 अधिक की बात करता है तो इसका मतलब 2 से अधिक ही किसान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का मान आपका 8 मान्य हो जाएगा। ठीक है, और y का मान हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, तो देखिए y का मान जो समीकरण 3 आपकी ये है, तो देखिए x बराबर 20 और y की जगह हम कितना कर देंगे 8, तो आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और -4। ठीक है, तो x बराबर देखिए 20 और आप जानते हैं कि 8 का वर्ग 64 होता है और माइनस आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको x बराबर 20 और गुणा में आपका 60। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो आपको जानते हैं कि 6 दूनी 12 यानी कि 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया 1200। ठीक है, तो x का जो मान आया है वो कुल धनराशि है और y का जो मान आया है वो कुल किसानों की संख्या है। तो देखिए मैंने लिख दिया कि कुल धनराशि 1200 रुपये, कुल किसानों की संख्या 8। अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताता हूँ, जो दिया है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 की पूंजी लगाई, इसका 1/1200 वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसने कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना 12% ब्याज की दर पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना 12 वार्षिक ब्याज की दर पर देय राशि x रुपये तथा 10 वार्षिक ब्याज की दर पर देय राशि y रुपये है। ठीक है, अब हम x रुपये का 12% ब्याज की दर पर ब्याज निकाल लेते हैं। इसी प्रकार y रुपये का 10% ब्याज की दर पर 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं लिख दिया कि x राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो मूलधन जो होगा वो आपका x माना है, गुणा दर आपकी है 12%। ठीक है, और गुणा समय आपका हो जाएगा 1 वर्ष और बटे में आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्याज होगा वो 12x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम y राशि का 10% ब्याज की दर पर 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया कि y राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो मूलधन y हो गया है, दर 10 हो गई, गुणा समय 1 वर्ष हो गया और बटे में आपके 100, तो आपका हो जाता है 10y बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों राशियों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो उन दोनों को जोड़कर जो आपका टोटल जो ब्याज 1 वर्ष का मिला है 8300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 8300। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 12x बटे 100 और प्लस 10y बटे 100 बराबर 8300। ठीक है, तो यहाँ पर हम लासा ले लेते हैं तो आपको 100 लासा मिलेगा। तो आप जानते हैं कि 100 कम 100 तो आपका 12x का 12x, इसी प्रकार आपका 10y और बराबर आपके हो जाएंगे 8300। ठीक है, तो देखिए जो आपका बटे वाला 100 है वो बराबर में उस ओर जाके गुणा कर लेगा, तो आपको मिलेगा कि 12x प्लस 10y और बराबर में आपको हो जाएंगे 83 गुणा 100, यानी कि 100 से जब गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 8,30,000, 8,30,000 और इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। और देखिए कुल जो टोटल धनराशि थी वो आपकी 75,000 रुपये थी। कितनी थी? 75,000 रुपये। ठीक है, तो हमने जो 2 भाग लगाए थे वो x और y माने थे। ठीक है, तो दोनों जो भाग हमने लगाए थे रुपयों के उन दोनों को जोड़कर हमारा 75,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल धनराशि, या लिख सकते हैं कुल लगाई गई पूंजी। कुल लगाई गई पूंजी बराबर है 75,000। ठीक है, तो ये जो बराबर होगी
वो होगी x प्लस वाई के, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों वार्षिक ब्याज में तो राशियाँ दी थी, वो हमने मान ली थी जो 75,000 होगा वो उन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा और इसे हम समीकरण मान लेंगे 2, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या करते हैं। देखिए चाहते तो हम समीकरण 1 में 2 से भाग भी कर सकते थे, नहीं किए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम y का मान विलुप्त करेंगे तो समीकरण 2 में हमको 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, तो कर दीजिए, तो आपको समीकरण मिल जाएगा 10x प्लस 10y और बराबर आपका हो जाएगा 7,50,000 और ये बन जाएगी आपकी समीकरण 3, ठीक है। अब हम इसी के नीचे समीकरण 1 रख के घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 आपकी है कि 12x प्लस 10y और बराबर 8,30,000, ठीक है। ये समीकरण आपकी एक है। घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको पाई वाला पद खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का आपको मिलेगा 2x, ठीक है, क्योंकि 10 प्लस के हैं 12 माइनस के हैं, ठीक है, बराबर देखिए। इसी प्रकार यहाँ पर हम 8,30,000 में से 7,50,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, 4 0 तो आपको आने ही आने हैं। अब 13 में से जब आपका 5 जाएगा तो आपको 8 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको केवल 80,000 बच जाएगा। तो जो 80,000 बचेगा वो आपका माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और आप जानते हैं कि 4 दूनी 8, यानी कि आपको यहाँ से x का मान 40,000 मिल जाएगा, यानी x बराबर आएगा कितना है आपका 40,000, ठीक है। और इस x का मान हम समीकरण 2 में लगा देते, क्योंकि 2 में रखने पर आपका सरल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते कि x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो लगा दीजिए ज़रा 2 में, तो 2 थी आपकी x प्लस वाई, तो x की जगह कर देंगे आप 40,000 और प्लस y और बराबर कर देंगे 75,000, ठीक है। तो जब y का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 75,000 माइनस 40,000, ठीक है। तो आपको y का मान मिलेगा 35,000, ठीक है। तो जो y का मान आया है वो 10% वार्षिक ब्याज पर देय राशि है और x का मान जो आया है वो 12% ब्याज की दर पर देय राशि है, ठीक है। तो इसी बात को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने लिख दिया कि 12% वार्षिक ब्याज पर देय राशि 40,000 और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर देय राशि 35,000 रुपये। अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताता हूँ, जो दिया है कि एक व्यापारी ने बैंक से रुपये 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक पर कितना कितना रुपया उधार लिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि माना 12% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त राशि 100 रुपये तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त राशि 22 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा टोटल होगा, यानी कुल जो पैसा है वो हमारा कितना 5,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो x और y दोनों का जो योग होगा वो 5,000 के बराबर होगा, क्योंकि उसने 2 ही राशियाँ ली हैं x और y, जिनका योग 5,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्स्ट शर्त में लिख देते हैं कि कुल प्राप्त राशि, ठीक है। तो x प्लस y बराबर 5,000, ठीक है। और इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो x राशि है और y राशि है, इन दोनों का हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया कि x राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि सवाल में जो कुल धनराशि दी गई है वो 2 वर्ष पश्चात दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में 1 वर्ष की बात की गई थी और इसमें 2 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूलधन होगा वो x हो जाएगा, दर हो जाएगी 12 और समय हो जाएगा 2 और बटे आपको हो जाएंगे 100, ठीक है। तो कर दीजिए गुणा, तो आपका हो जाएगा बराबर में 12 दूनी 24x और बटे आपके 100।
ठीक है। तो ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया x राशि का, ठीक है। इसी प्रकार हम y राशि का 15% ब्याज की दर पर 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि y राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो मूलधन आपका y हो जाएगा और वार्षिक जो दर होगी वो आ जाएगी 15%, समय आपका 2 वर्ष और बटे में आपके 100 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका बराबर 15 दूनी 30y और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों राशियों के ब्याज निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि 2 वर्ष में उसने रुपए कितने दिए, ठीक है। तो 2 वर्ष में उसने रुपए दिए थे 6320, ठीक है। तो ये केवल ब्याज नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने 5000 लिए हुए हैं तो उसका 6320 ब्याज नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि इसमें जो धनराशि है 5000, उसमें ब्याज सम्मिलित कर दिया गया, जिससे उसको 6320 रुपए देने पड़े थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से 6320 में से अगर हम 5000 माइनस कर देंगे तो हमको 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी बात को लिख लेता हूं कि 2 वर्ष का कुल ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का कुल ब्याज, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 6320 माइनस 5000, ठीक है, जो बराबर होगा इन दोनों ब्याजों के बराबर, ठीक है। यानी कि 24x बटे 100 और प्लस 30y बटे 100 और बराबर जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1320, ठीक है। तो इनका हम जब लासा लेंगे तो आपको 100 ही लासा आएगा, 100 एकम 100 तो आपका 24x हो जाएगा और प्लस इसी प्रकार यहाँ से आपको 30y और बराबर 1320, यानी 1320, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। आपको यहाँ से मिलेगा 24x प्लस 30y और बराबर में जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1320 गुणा 100, ठीक है। तो कर दीजिए गुणा कि 24x प्लस 30y बराबर जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1,32,000, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग, ठीक है। तो देखिए हम जब 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा, 2 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 6 से भाग हो रही तो 6 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको 6 चौक 24 यानी कि 4x और प्लस 6 पंजे 30 यानी कि 5y और बराबर देखिए 6 दूनी 12 बचा 1 हो गए 12, तो 6 दूनी 12, तो आपको यहाँ से 22,000 मिल जाएगा और इसे हम बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए कि हम अगर x का मान विलुप्त करें, किसका मान विलुप्त करें, x का, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, 4 से, जिससे आपका दोनों समीकरणों में 4x हो जाएगा और दोनों समीकरणों घटाने पे हल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 4 से गुणा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ कि समीकरण 1 में 4 से गुणा, ठीक है। तो देखिए जब 4 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4x और प्लस 4y और बराबर 4 पंजे 20, क्योंकि 5000 थे, जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी समीकरण 3 हो गई। इसी के नीचे हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 4x प्लस 5y और बराबर 22,000, ठीक है। तो अब ये आपका घटाने पे हल हो जाएगा। घटाने पे क्या होगा, नीचे वाले की समीकरण चिन्ह बदल जाएंगे, बदल दिए और x आपका खत्म हो जाएगा x वाला पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस के 5 प्लस के 4 हैं और बराबर में आपको 22,000 में जब 20,000 जाएंगे तो माइनस के 2,000 बच जाएंगे, ठीक है। माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार y का जो मान होगा वो 2,000 रुपये आ जाएगा, y का मान 2,000, ठीक है। और इस y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, जिससे हमको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। x का मान मिल जाएगा, सॉरी y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5,000 था, ठीक है। तो x ऐसे रहेगा और प्लस y की जगह हम कर देंगे 2,000,
और बराबर आपका था 5000, ठीक है। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 5000 माइनस 2000, ठीक है। तो आपको x का मान 3000 मिल जाएगा, ठीक है। तो x का जो मान आया है वो 12% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त राशि होगी और y का मान आया है वो 15% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त राशि होगी। तो देखिए मैंने लिख दिया है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त राशि 3000, 15% ब्याज की दर पर प्राप्त राशि 2000 रुपये। अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताता हूँ जो दिया है। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 5 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो हम रुपये 50 के नोटों की संख्या x मान लेंगे और रुपये 100 के नोटों की संख्या y मान लेंगे। तो देखिए हमने 50 के और 100 के नोटों की संख्या मान ली है जो x और y है, ठीक है। और सवाल में जो कुल नोट हैं वो प्राप्त हुए हैं, कुल नोट 25 प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो x प्लस y के बराबर होंगे, ठीक है। तो x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण आपकी 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो रुपए हैं वो 2000 हैं। कितने हैं? 2000 हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि 50 के एक नोट में 50 रुपये होते हैं और 100 के एक नोट में 100 रुपये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोटों की संख्या x है तो रुपए आपके 50x हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि x नोटों के जो रुपए होंगे टोटल वो 50 के गुणा करके प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर y जो 100 रुपये के नोटों की संख्या y है और एक नोट में रुपए होते हैं 100 और नोट कितने हैं y, तो 100 गुणा y करके हम 100 रुपये से जो नोटों की संख्या 100 रुपये के जो नोट हैं उनसे प्राप्त धनराशि मिल जाएगी और दोनों को जोड़कर 2000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बात को मैं लिखे लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि रुपये 50 के नोटों से प्राप्त राशि प्लस 100 रुपये के नोटों से प्राप्त राशि दोनों को जोड़कर कितना कर दिया जाएगा? बराबर में 2000 रुपये, ठीक है। ज़रा मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे अगर आपके 50 के 4 नोट हैं, कितने नोट हैं? 4 नोट हैं, 50 के 4 नोट हैं, ठीक है। तो ये बताइए कितने रुपए हुए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एक नोट में कितने रुपए होते हैं? 50 रुपए होते हैं और नोट कितने आपके? 4, ठीक है। तो आप गुणा कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास 200 रुपये हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी, यानी कि आप जानते हैं कि एक नोट में रुपए होते हैं 50, ठीक है। कितने रुपए होते हैं? 50 रुपये होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नोटों की संख्या कितनी मानी हमने? x, तो जब गुणा कर देंगे x से तो हमको 50 के नोटों से प्राप्त राशि निकल के आ जाएगी, ठीक है, प्लस में। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि 100 के नोट में एक नोट में 100 रुपये होते हैं, ठीक है, और गुणा कर देंगे y से क्योंकि y 100 के नोटों की संख्या है, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी 50 से भाग हो रही तो हम 50 से भाग कर देंगे, ठीक है, 50 से भाग, तो 50 से कम 50 यानी केवल x बचा और 50 दूनी 100 यानी 2y और बराबर देखिए 50 चौक होते हैं आपके 200, तो जीरो आपको ऐसे रह जाएगा यानी बराबर में आपका 40 हो जाएगा और समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। फिर देख लीजिए आप कि अगर हम 2000 को 50 से भाग देंगे तो हमको 40 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 को देखेंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x का मान विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो x प्लस y बराबर 25 और नीचे आपका x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। तो घटा दीजिए, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, ठीक है। और देखिए y प्लस का 2y माइनस का तो माइनस का y बचेगा और बराबर में
माइनस के 40 में जब प्लस का 35 जाएगा तो माइनस का आपको 15 बचेगा, ठीक है। और माइनस से माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपको y का मान 15 मिल जाएगा, ठीक है। और इस y का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए x प्लस 15 बराबर आपके 25 होंगे, ठीक है। जब आप x का मान निकालेंगे तो आपका 25 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको x बराबर 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो x का जो मान होगा वो 50 के नोटों की संख्या होगी और y का जो मान होगा वो 100 रुपये के नोटों की संख्या होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ₹50 के नोटों की संख्या 10 और ₹100 के नोटों की संख्या 15।